मैंने और मेरे पिता ने इन अफवाहों को बल दिया कि सुभाष ने संन्यास ले लिया है। जब महात्मा गांधी ने सुभाष के गायब हो जाने के बारे में टेलीग्राम किया तो मेरे पिता ने 3 शब्द का जवाब दिया, सरकमस्टांसेस इंडिकेट रिनंसिएशन, यानी हालात संन्यास की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो रविंद्रनाथ टैगोर से इस बारे में झूठ नहीं बोल पाए। जब टैगोर का तार उनके पास आया तो उन्होंने जवाब दिया, सुभाष जहाँ कहीं भी हों उन्हें आपका आशीर्वाद मिलता रहे। यह हिस्सा है शिशिर बोस की लिखी एक किताब का, जो आज़ादी के उस लड़ाके पर लिखी गई जिसके किस्से किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं, जो भेष बदलता है, फौज बनाता है, बीमार होता है, प्रेम करता है और ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिलाकर आखिर में एक रहस्य छोड़ जाता है, रहस्य अपनी मौत का। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 30 दिसंबर है और आज की तारीख का संबंध है सुभाष चंद्र बोस की उस आर्मी से जिसे भारत की पहली आज़ाद सरकार के तौर पर मान्यता मिली थी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें, तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप। नया साल दस्तक दे रहा है। इस मौके पर हर बार की तरह घिसा पिटा न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने के बजाय मौका दीजिए किताबों को जो बदलाव का ईंधन बन सकती हैं। आप में से वो लोग जो पढ़ने से बचते हैं या जिन्हें वक्त नहीं मिलता, उनके लिए कुकू एफएम ऐप पर खास ऑफर है। NY50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 50% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कुकू एफएम ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वो लीडर्स की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। याद रखिए, NY50 कोड सिर्फ 1 जनवरी 2022 तक के ही उपलब्ध है। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। एक रसूखदार वकील जानकीनाथ और प्रभावती बोस के घर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। कुल 14 भाई बहनों में सुभाष 9वीं संतान थे। पढ़ाई में होशियार सुभाष जल्द ही स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हुए। ग्रेजुएशन के बाद ICS का एग्जाम दिया। आज जिस परीक्षा को हम IAS की परीक्षा कहते हैं, वो तब इंपीरियल सिविल सर्विसेज होती थी, ICS, और उस ज़माने में वो आज से भी कठिन होती थी, खासकर भारतीयों के लिए। बावजूद इसके सुभाष मेरिट लिस्ट में 4थे स्थान पर रहे, लेकिन असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में सेवा से इस्तीफा दिया। भारत लौटे और फॉरवर्ड अखबार का संपादन करने लगे। 1923 में कांग्रेस युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर बंगाल कांग्रेस के महासचिव। इसके बाद 1930 में कलकत्ता के मेयर का पदभार भी संभाला, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए। साल 1937 में ऑस्ट्रिया में रहने के दौरान ही उनकी मुलाकात एमिली शेंकल से हुई। प्रेम हुआ उन्हें, शादी हुई और एक बेटी भी हुई। यहाँ तक की कहानी में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर दौर ने करवट ली। कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते वो भारत को युद्ध में घसीटे जाने की सार्वजनिक निंदा करते थे, पर गांधी और अन्य से मतभेद होने के चलते उन्होंने फांसीवादी मदद का रुख कर लिया। गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता के समर्थक थे। वे दूसरे विश्व युद्ध में प्रतीकात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह के पक्षकार बने, मगर समाजवादी विचारों से प्रभावित बोस ने साध्य की पवित्रता का अनुसरण किया। एक एंड्स को मान रहा है और एक मीन्स और एंड्स दोनों को वजन दे रहा है। इतना ही फर्क था गांधी और बोस में उस वक्त। सुभाष का मानना था कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे हैं, इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा लिया जाए और स्वतंत्रता के प्रयास किए जाएं, न कि युद्ध खत्म होने का इंतजार। गांधी जी से और भी दूसरी मतभिन्नताओं के चलते सुभाष कांग्रेस से अलग हो लिए और साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की उन्होंने। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटे जाने का सुभाष ने प्रबल विरोध किया, कांग्रेस से बाहर जाकर भी, इतना कि अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। वो तारीख थी 2 जुलाई 1940। आरोप लगा देशद्रोह का। साल 1940 जब हिटलर के बम वर्षक विमान लंदन पर बम गिरा रहे थे, तब सुभाष कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद थे। 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक ही हफ्ते के अंदर सुभाष को उनके घर भेज दिया गया, क्योंकि गवर्नर जॉन हर्बर्ट नहीं चाहते थे कि अंग्रेज सरकार पर सुभाष की जेल में मौत का इल्जाम लग जाए। 38/2 एल्गिन रोड स्थित सुभाष के घर के बाहर पहरा लगाया गया। जासूसों को यह तक पता रहता था कि आज सुभाष ने दलिया और सब्जियों का सूप पिया है। ये रिपोर्ट ऊपर तक जाती थी कि खाना खा रहे हैं कि नहीं। सुभाष की भेजी गई चिट्ठियां पोस्ट ऑफिस में ही पहले खोलकर पढ़ ली जाती थी। 5 दिसंबर को ही सुभाष ने अपने भतीजे शिशिर से बांग्ला में पूछा, अमार एकटा काज करता पारबे, यानी क्या तुम मेरा एक काम करोगे। शिशिर ने हामी भर दी और प्लान ग्रेट एस्केप शुरू हो गया। सुभाष ने कहा था कि अगर तुम मेरे भाग निकलने को 5 दिन छुपा ले गए, शिशिर से कह रहे हैं, तो फिर मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। अंग्रेजों को धोखा देने के लिए सुभाष के भागने की बात घर वालों, यहाँ तक कि सुभाष की मां से भी छिपा कर रखी गई थी।
शिशिर बोस अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, मैंने कलकत्ता के एक स्टोर में जाकर बोस के लिए कुछ ढीली सलवारें, एक फौजी टोपी और कुछ ज़रूरत का सामान खरीदा। फिर एक प्रिंटिंग प्रेस में उनके लिए विजिटिंग कार्ड छपवाने का ऑर्डर दिया और इस कार्ड पर लिखा था, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, BA LLB, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता सिविल लाइंस, जबलपुर। अगले दिन रात के करीब 2 बजे सुभाष के घर से मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नाम का एक शख्स निकला। ये सुभाष ही थे, लेकिन बदले हुए भेस के साथ। वॉन्डरर की पिछली सीट पर सुभाष सवार हुए, ये कार का नाम है वॉन्डरर, और शिशिर ने गाड़ी बढ़ाई। अगले कुछ घंटों तक सुभाष के कमरे की लाइट जलती हुई छोड़ दी गई थी उनके जाने के बाद। सुबह होते होते शिशिर धनबाद के बरारी में अपने भाई अशोक के घर पहुंचे। ज़ियाउद्दीन बनकर ही शाम तक सुभाष यहाँ रुके और रात को कालका मेल पकड़ी और दिल्ली चले गए। दिल्ली से उन्हें पेशावर जाना था और इसके लिए उन्होंने पकड़ी फ्रंटियर मेल। शिशिर इसके बाद कलकत्ता वापस चले आए। पेशावर में सुभाष को रिसीव करने के लिए मियाँ अकबर शाह मौजूद थे और सुभाष पेशावर के ताजमहल होटल में ठहर गए। अब सुभाष को ब्रिटिश इंडिया की सीमा पार करनी थी, अफगानिस्तान जाना था और वहां से जर्मनी। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य भगत राम तलवार अब सुभाष के गाइड होने वाले थे आगे के सफर में। भगत राम ने नाम बदलकर रहमत खान नाम रख लिया। तय हुआ कि रहमत अपने गूंगे बहरे रिश्तेदार ज़ियाउद्दीन यानी सुभाष को जलालाबाद की अड्डा शरीफ मज़ार ले जाएंगे, जहां उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी। कार, ट्रक और पैदल सफ़र करके दोनों जलालाबाद पहुंचे और मज़ार के करीब एक सराय में ठहरे। इसके बाद सुभाष ने काबुल स्थित सोवियत दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ बात नहीं हो सकी तो सुभाष ने जर्मन दूतावास से संपर्क करने का फैसला लिया। जर्मन दूतावास की तरफ से तब कहा गया कि जब तक बर्लिन और मॉस्को आपको यहाँ से निकलने की अनुमति नहीं देते, आप खुद को अपने भारतीय दोस्तों के बीच छिपाए रखिए। आपकी तरफ से हमने रूसी दूतावास से संपर्क किया है, ये जर्मन्स कह रहे हैं उन्हें, और आप बॉश सीमेंस कंपनी के हर्ट टॉमस के जरिए जर्मन नेतृत्व के संपर्क में रहिए। सुबह जब काबुल पहुंचे थे इस सब के लिए, तब उन्हें बहुत खतरा था। एक बार तो अफगान पुलिस वाले को शक भी हो गया था उन पे कि ये पक्का कोई बाहरी व्यक्ति है, कोई VIP हो सकता है जो भागा है। किसी तरह तब सुभाष ने अपने पिता से तोहफे में मिली सोने की घड़ी और कुछ रुपए देकर उसका मुंह बंद किया था। तब अफगानिस्तान से निकलना आसान नहीं था। 22 फरवरी 1941 को बोस इटली के राजदूत पाइत्रो क्वारोनी से मिले और 16 दिन बाद 10 मार्च 1941 को क्वारोनी की पत्नी सुभाष से मिलने आती हैं। कहती हैं कि ज़ियाउद्दीन का हुलिया बदल कर एक फ़ोटो खिंचाइए। उस नए हुलिये वाली फ़ोटो को इटली के एक ऑफिसर ऑरलैंडो मजोटा के पासपोर्ट पर फिर चस्पा किया गया। 17 मार्च को सुभाष एक जर्मन इंजीनियर और 2 अन्य लोगों के साथ कार से निकले। पहले अफगानिस्तान की सीमा पार की, समरकंद पहुंचे और फिर वहां से मॉस्को के लिए रवाना हुए। इधर शिशिर बोस वापस कलकत्ता पहुंच गए थे। लोग पूछे जा रहे थे कि सुभाष कहाँ हैं और उन्हें बताया जा रहा था कि सुभाष की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए घर से नहीं निकलते। लेकिन ऐसा कितने दिन चल सकता था। 27 जनवरी को सुभाष पर लगे एक मुकदमे की सुनवाई होनी थी और इस दिन पहली बार अदालत और फिर दुनिया को मालूम चला कि सुभाष का कुछ अता पता नहीं है। 27 को सुभाष के गायब होने की खबर आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान हेरल्ड में छपी और पूरे देश को इस बारे में पता चल गया। कलकत्ता की स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर JVB जानव्रेब लिखते हैं, हो सकता है कि सुभाष सन्यासी बन गए हों, लेकिन उन्होंने ऐसा धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि क्रांति की योजना बनाने के लिए किया होगा। मॉस्को पहुंचने के बाद नेताजी अपने मिशन पर लग गए। मॉस्को से जर्मनी गए, हिटलर से मिले, हिटलर से दस्ताना उतार कर हाथ मिलाने को कहा कि दोस्ती के बीच कोई दीवार नहीं आनी चाहिए और आगे के मिशन के लिए मदद मांगी। बोस ने यहीं 1000 लोगों की एक फौज भी बनाई, नाम रखा गया टाइगर लीजन। बाद में इसे आज़ाद हिंद फौज में ही शामिल कर लिया गया था। इधर जापान में आज़ाद हिंद फौज की नींव डाल चुके रास बिहारी बोस ने सुभाष को बुलाया और 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष को सौंप दी। बहुत सीमित संसाधनों में सुभाष ने इस फौज को बहुत समृद्ध बनाया और इस काम में मदद की जापान ने। सुभाष ने तकरीबन 45,000 सैनिकों को फौज में शामिल किया। इनमें से ज़्यादातर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के युद्धबंदी थे, जिन्हें जापान की सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा था या वो पकड़ लिए गए थे। आज़ाद हिंद फौज का अपना बैंक भी था, आज़ाद बैंक नाम से। फॉरवर्ड नाम से एक पत्रिका थी और आज़ाद हिंद फौज का अपना एक रेडियो स्टेशन भी था। गांधी से मतभेद होने के चलते सुभाष कांग्रेस से अलग जरूर हुए थे, लेकिन जब आज़ाद हिंद फौज का रेडियो शुरू होता है तो सुभाष रंगून से रेडियो ब्रॉडकास्ट पर दिल्ली चलो का नारा देने से पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं। यह पहला मौका था जब किसी ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। बहरहाल नेताजी की सेना आज़ाद हिंद रेडियो से अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बांग्ला, पंजाबी और उर्दू में खबरों का प्रसारण भी करती थी। लोगों से युद्ध में साथ देने की अपील की जाती थी।
नेताजी भी इसी रेडियो से देश से बात किया करते थे। बेहद कम संसाधनों में तैयार हुई आज़ाद हिंद फौज में सशस्त्र महिला रेजिमेंट का भी गठन किया गया था। इसे रानी झांसी रेजिमेंट कहा गया। कमान संभालती थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। ये लक्ष्मी स्वामीनाथन ही कैप्टन लक्ष्मी सहगल हैं, जिनका जिक्र आज़ाद हिंद फौज में उनके योगदान के लिए आज तक किया जाता है। इसके बाद जिक्र लायक तारीख आती है 21 अक्टूबर 1943। इस वक्त तक सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की सरकार बना चुके थे, जिसे जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया, इटली, चीन, आयरलैंड समेत कुल 9 देशों ने मान्यता भी दे दी थी। खुद सुभाष चंद्र बोस इस अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री थे। जापानियों से सुभाष के संबंध बहुत अच्छे थे। सुभाष की इस अस्थायी सरकार को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंप भी दिए थे। आज़ाद हिंद सरकार के गठन के करीब 2 महीने बाद नेताजी इन द्वीपों पर पहुंचे और इन्हें नया नाम दिया शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप क्रमशः, और पूरा कर दिया भारतीयों से किया एक वादा आज़ाद भारत का तिरंगा लहराने का। 30 दिसंबर 1943 यानी आज ही के दिन नेताजी ने पोर्ट ब्लेयर से आज़ाद हिंद सरकार का तिरंगा झंडा फहराया था। वैसे जब तक नेताजी द्वीप समूह पर रहे, एक जिक्र लायक बात यह भी है, वहाँ जापानियों की क्रूरता की कहानियाँ उनसे छिपा कर रखी गई थी। सुभाष की जीवन यात्रा में इससे 1 साल पहले की कहानी और दिलचस्प है। 1942 में जब जापानी सेना ने बर्मा पर अपना कब्जा जमाया, उस वक्त उन लोगों ने भारतीय इलाकों में घुसने की योजना तैयार की, लेकिन आगे आते मानसून के मद्देनजर ये प्लान उस समय छोड़ दिया गया। आज़ाद हिंद फौज और जापानी सेना ने मिलकर फिर से इस प्लान को अमल में लाना शुरू किया। आज़ाद हिंद फौज के अफसरों को पता था कि उनके संसाधन सीमित हैं, इसीलिए उनकी रणनीति यही थी कि किसी भी तरह से नागा पहाड़ियों को पार करके मैदानी इलाकों में घुस जाना है। सुभाष चंद्र बोस को उम्मीद थी कि भारतीय जनता इस सेना का हर तरीके से समर्थन करेगी। ऐसे में इस सेना को बाद की लड़ाई सिर्फ गुरिल्ला दस्ते की तरह लड़नी पड़ेगी। उम्मीद थी कि प्रचंड जन समर्थन और गुरिल्ला युद्ध के जरिए वो भारत से अंग्रेजों को भगा देंगे। इस बीच कई बार ब्रिटिश इंडियन आर्मी और आज़ाद हिंद फौज आमने सामने हुई। जब जापानी फौज बर्मा से आगे बढ़ते हुए भारत के पूर्वोत्तर में दाखिल हुई, तब उनके साथ आज़ाद हिंद फौज भी आई। मार्च 1944 में आज़ाद हिंद फौज के 2 डिवीजन मोर्चे पर थे। पहले डिवीजन में 4 गुरिल्ला बटालियन थी। ये अराकान के मोर्चे पर अंग्रेज सेना से मोर्चा ले रही थी। इनमें से एक बटालियन ने वेस्ट अफ्रीकन ब्रिटिश डिवीजन की घेराबंदी को तोड़ते हुए मोवडोक पर कब्जा जमाया। वहीं बहादुर ग्रुप की एक यूनिट, जिसका नेतृत्व कर्नल शौकत अली कर रहे थे, मणिपुर के मोइरंग पहुंच गई। ये मोइरंग वही है जहां की पहाड़ियां आज भी एक यतीम खांबा और एक राजकुमारी थोइबी के जुनूनी इश्क की गवाही देती हैं। 18 अप्रैल 1944 को आज़ाद हिंद के कदमताल सुन रही थी ये पहाड़ियाँ। 19 अप्रैल की सुबह कर्नल शौकत अली ने मोइरंग में तिरंगा झंडा फहरा दिया था। इधर जापान की 31वीं डिवीजन के साथ कर्नल शाहनवाज के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की 2 बटालियंस ने चिंदविक नदी पार की। यहाँ से लोग इम्फाल और फिर कोहिमा की तरफ बढ़े। इस ऑपरेशन के दौरान जापानी सेना के कमांडर्स और भारतीय अधिकारियों के बीच कहासुनी ने स्थिति को बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने अपने सबसे कमाऊ उपनिवेश को जापान के हाथों में जाने से रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। जापानियों और आज़ाद हिंद फौज को यहाँ से खदेड़ने के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जो कैंपेन चलाया, उससे ब्रिटेन आज भी अपनी बड़ी लड़ाइयों में गिनता है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जैसे आज़ाद भारत के कई वॉर हीरोज इसी कैंपेन में पके थे। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज़ाद हिंद फौज को किस तरह का कंपटीशन, किस तरह की टक्कर मिली थी। ऐसे विपरीत हालात में मौसम ने भी आज़ाद हिंद फौज का साथ छोड़ दिया। मानसून हर साल के मुकाबले जल्दी शुरू हुआ और भारी बारिश ने पहाड़ी सड़कों को कीचड़ के दरिया में तब्दील कर दिया। जापानी सेना इस अभियान से पीछे हटने लगी। इसके बाद ऐसे में आज़ाद हिंद फौज की सप्लाई लाइंस पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। मई के अंत तक आज़ाद हिंद फौज की सभी बटालियन रास्ते भर इंपीरियल एयरफोर्स से पिटते पिटते वापस बेस की ओर लौटने लगी। फिर जर्मनी और इटली की हार के साथ 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के करीब था, तभी 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर 6 और 9 अगस्त को परमाणु बम गिरा दिया। वेस्ट में पहले खत्म हो गया था, ईस्ट में बाद तक चला। करीब 2 लाख जापानी मारे गए और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा, और इसी के साथ आज़ाद हिंद फौज को भी। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आज़ाद हिंद फौज के जवान भी दिल्ली पहुंचे, लेकिन युद्धबंदी के रूप में। करीब 17,000 जवानों को समर्पण करना पड़ा। आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े लीडर्स कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल शाहनवाज खान के खिलाफ मुकदमा चला, लेकिन देश की आम जनता के समर्थन और नेहरू सहित बाकी कांग्रेस के लोगों का दबाव बढ़ा। उन्होंने खुद जाकर के आज़ाद हिंद फौज का केस लड़ा भी था। आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत को इन्हें रिहाई देनी पड़ी और ये सब बाहर आए। इधर नेताजी का रहस्यमय स्थितियों में निधन हो चुका था।
कहा जाता है कि उनका हवाई जहाज़ जापान अधिकृत फॉर्मोसा, जो कि अभी ताइवान में है, वहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बाद में आज़ाद हिंद फौज के गाए हुए गानों की रिकॉर्डिंग्स रिलीज़ की गई। कर्नल ढिल्लों ने देश को भरोसा दिलाया कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अब गांधी जी के दिखाए अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे और देश सेवा करेंगे। चलो दिल्ली शीर्षक से एक गाना था, उसमें आज़ाद हिंद फौज का इरादा साफ था। चलो दिल्ली जहां मीनार कुतुबी है, चलो दिल्ली निशान हिंद को हम उस पर लहराएं, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त बाल मुकुंद ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।